मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे के शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने मजे किए। दुनिया के टॉप परफॉर्मेंस क्रिकेटर्स और मूवी स्टार ने आकर शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सभी जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हुए थे। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किए। यहाँ पर हमारे जहन में एक सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? 3,370 अरब रुपए इनके पास कहां से आए? क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का सबसे अमीर इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर से लेकर पेट्रोलियम, क्रिकेट और रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी की किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वो वापस इंडिया आए और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में यह आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी कि मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वह इंडिया से मसाले खरीदकर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जानकारी रहने की वजह से धीरूभाई को इस बिजनेस में काफी एक्सपीरियंस हो गया था। इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गई। लेकिन धीरूभाई जो थे वो और भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो काम चल ही रहा है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोहराम मचा हुआ था। इसी दौरान धीरूभाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे। इससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरूभाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे। इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा बना लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटों अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करना शुरू कर दिए। दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरूभाई अंबानी ने अपनी जायदाद के डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग बुलाई गई और उसमें फैसला हुआ कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहीं से दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत करना खत्म कर दिए। लेकिन उनकी माँ से यह सब देखा नहीं गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें और अपना अपना काम करें। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह प्रॉब्लम यह तो यहीं पर सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव फिर भी चलते रहे। लेकिन कई बार यह मामला कोर्ट तक भी जा चुका था। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत
करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते पूरे भारत में एक और व्यापार हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपर मार्ट खुलने लगे, जहां कंज्यूमर को तमाम आइटम डिस्काउंट रेट पर एक ही जगह पर मिलने लगा। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का ऐलान हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और यह टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम में मैचेस करवाए गए तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड तो प्रॉफिट जनरेट किया। 2015 से लेकर 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और यह कदम इतना भारी था कि जो पुरानी टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कंपटीटर्स थे, यह प्लान उनको कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स, डेटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क को छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर लगभग 450 मिलियन तक पहुंच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनी ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल्स और डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल दुनिया के सस्ते रेट्स पर मिलते हैं। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जॉइंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। और इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह से मुकेश अंबानी जरूर असर अपना डालते चले जा रहे हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज्यादा है। इस हिसाब से दुनिया के 11वें अमीर शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनियर का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है कि जब पैसे की हेर फेर इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी फिर इसी के हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटेलिया कहा जाता है, बहुत ही वह फेमस है। ये 127 फ्लोर की बिल्डिंग है जो 37,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है और इस बिल्डिंग के अंदर मंदिर, सैलून, स्पा, एक थिएटर, जिम्स और हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ दुनिया की लग्जरी गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में आनंद अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही होगी। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की शादी में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये सिर्फ अंदाजा है। 5,000 करोड़ ही हो या 10,000 करोड़, हकीकत तो यह है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की वर्थ हो उसमें से 50 या 100 अरब निकालना ऐसे ही जैसे जंगल में से 2-4 पेड़ काट लेने के जैसा होता है। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको पिता की जायदाद का आधा हिस्सा ही मिला, लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की वाला बुद्धि अपनाई, जिसमें सभी सेक्टर्स में वो एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। इसी प्लान की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए, लेकिन जितना खर्चा हुआ उनका उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया। दूसरा रीजन ये था कि अनिल अंबानी का गुरु इंडस्ट्री में मजे हुए खिलाड़ियों से टक्कर ले रहे थे। मिसाल के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन और जियो से मुकाबला नहीं कर पाई और फाइनली बैंक करप्ट हो गए। तीसरा यह है कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और उनकी टाइपिंग हमेशा गलत साबित हुई। और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्स नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज्यादा आमदनी है रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी हुई थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन। जब बिजनेस बहुत सारे सेक्टर्स में फैला होता है तो समय खराब आने के वक्त उनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है।
इन सब मामलात के साथ साथ अनिल अंबानी लीगल मसलों में भी फंसे रहे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने इरेक्शन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और यह मामला मुंबई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर इरेक्शन के सारे ड्यूज क्लियर करने को ऑर्डर कर दिया और अगर ऐसा ना किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन ऐसे मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और पैसे अदा करके अनिल अंबानी की बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ 0 है और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद कोर्ट में जमा करवाई है, जब एक केस के दौरान कोर्ट ने उनको चीन की 3 बैंक को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया तब।